हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट का। पार्ट 1 में हमने सेक्शन 1 टू सेक्शन 5 कवर किया था। आज हम सेक्शन 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप अपने अपने वेरेक्स निकाल लीजिए, अगर आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ आर पार्ट 2। सेक्शन 6 बोलता है रिमूवल ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर। देखिए, हमने कल सेक्शन 5 में मैंने आपको बताया था कि उसमें दिया हुआ था कि सेक्शन 6 बताता है कि क्या मैनर है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर को किस मैनर में रिमूव किया जाता है। तो ये प्रोसीजर है रिमूवल का। सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है बाय ओनली बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। इसको मैंने येलो से मार्क किया, हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ओनली बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू 101% बनने के चांसेस हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो जो रिमूवल है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर का, वो किया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट द्वारा ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव मिसबिहेवियर या फिर इनकेपेसिटी। आगे हम पढ़ेंगे, उसमें दिया हुआ है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर किसे कहा गया है। ऑलराइट, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट रिमूवल करता है, पहले प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को रेफर करता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंक्वायरी करता है इस केस में, और उसके बाद वो रिपोर्ट सेंड करता है प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट उस पर एक्शन लेता है। सबसेक्शन 2 बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर सकता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या विजिलेंस कमिश्नर को उनके ऑफिस से, और अगर वो चाहे तो प्रोहिबिट भी कर सकता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कर रहा है केस में, वो चाहे तो उन्हें ऑफिस अटेंड करने से उनको प्रोहिबिट भी कर सकता है। सबसेक्शन 3 बोलता है कि, अब देखिए सबसेक्शन 3 ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा। इसमें बोलता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। ये आप ये लाइन देख रहे होंगे, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, मतलब सबसेक्शन 1 में कुछ भी बोला हो, सबसेक्शन 1 में कुछ भी बोला हो, हमें उससे मतलब नहीं। प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर कर सकता है रिमूवल का सीवीसी या विजिलेंस कमिश्नर के लिए इन दीज केसेस। जो नीचे केस दिए हुए हैं, इसमें प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर सकता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर को। सबसेक्शन 1 में कुछ भी दिया हो, सबसेक्शन 1 में बोला है, आपने ऊपर पढ़ा कि दो ग्राउंड है, एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, दूसरा इनकेपेसिटी है। बट यहाँ पर कुछ अलग केसेस है जहां पर प्रेसिडेंट बिगर सुप्रीम कोर्ट को रेफर करे उनको रिमूव कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से केसेस हैं। पहला तो है इज एडजस्ड एंड इंसॉल्वेंट। कोर्ट ने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को इंसॉल्वेंट करार दे दिया है। इंसॉल्वेंट मतलब आपको मालूम होगा, दिवाला। ऑलराइट, बी क्लॉज बोलता है वो ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में वो कोई ऐसे ऑफेंस में कन्विक्ट हो गए हैं जो कि इन्वॉल्व करता है मोरल टर्पिट्यूड। अब मैं आपको जिन लोगों को नहीं मालूम है मोरल टर्पिट्यूड का मतलब मैं बता दूं, ऐसा कोई कंडक्ट जो कि बिलीव किया जाता है टू बी कॉन्ट्ररी टू द मोरल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड सोसाइटी है उसके अगेंस्ट ऐसा कोई एक्ट है, ऐसा कोई कंडक्ट करना कि जो कि कॉन्ट्ररी है, तो वो मोरल टर्पिट्यूड होता है। तो ऐसा कोई ऑफेंस जो इन दी ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो इन्वॉल्व करता है मोरल टर्पिट्यूड, तो उसमें प्रेसिडेंट उनको निकाल सकता है। सी बोलता है कि वो ऐसे कोई जब उनका टर्म पीरियड चल रहा था, वो ऐसे कोई पेड एम्प्लॉयमेंट में एंगेज हो गए जो कि आउटसाइड है द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। मतलब जो वो ऑफिस जिसमें वो काम कर रहे हैं, जो उनका टर्म पीरियड है उस समय वो ऑलरेडी सैलरी ले रहे हैं सरकार से, बट वो ऐसे कोई एम्प्लॉयमेंट में भी हैं जहां से उनको आउटसाइड से उनको पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो इसको भी एक ग्राउंड कंसीडर किया गया है कि सीवीसी को रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा। डी क्लॉज बोलता है कि वो प्रेसिडेंट की ओपिनियन में अनफिट है। अब अनफिट कैसे हैं, तो बाय रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, या तो मानसिक कोई बीमारी है या फिर कोई शारीरिक बीमारी है। ठीक है, इन्फॉर्मिटी है जिस कारण से वो अनफिट है टू कंटिन्यू एज ऑन द पोस्ट ऑफ सीवीसी और वीसी। क्लॉज ई जो है वो बात करता है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या विजिलेंस कमिश्नर ने ऐसा कोई इंटरेस्ट, फाइनेंशियल या कोई अदर इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया है जो कि उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने में प्रिजुडिशियली अफेक्ट करता है, तो ये भी एक ग्राउंड है कि प्रेसिडेंट जो है इनको रिमूव कर सकता है इनके ऑफिस से। अब आइए देखते हैं सबसेक्शन 4। मैंने आपको बताया था कि नीचे डिफाइन किया गया है कि अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर किसको कहा जाएगा, तो वो सबसेक्शन 4 बात करता है। इसमें क्या बोला है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, विजिलेंस कमिश्नर किसी भी ऐसे तरीके से
कंसर्न हो जाते हैं या इंटरेस्टेड हो जाते हैं ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है, और या तो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी तरीके से कोई प्रॉफिट में या फिर कोई उन्हें बेनिफिट या एमोल्यूमेंट हो रहा है, अदरवाइज देन एज अ मेंबर। अदरवाइज देन एज अ मेंबर का मतलब क्या है यहाँ पर? अब देखो, मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से वो अपॉइंट होते हैं, सीवीसी जो होते हैं उनमें दो कैटेगरीज दी हुई थी। एक तो एआईएस वाली या सिविल पोस्ट वाली या सिविल सर्विस, आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था। और एक सेकंड होता है कि वो ऑलरेडी कोई कॉर्पोरेशन में है या थे। तो यहाँ पे वो वाली बात है कि वो अगर कोई ऑलरेडी कॉर्पोरेशन का मेंबर है और उसको सीवीसी बना दिया गया है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशनर बना दिया गया है, वो ऑलरेडी कोई कॉर्पोरेशन में मेंबर था, उसके पास एक्सपर्टीज था, एक्सपीरियंस था उस फील्ड में, फिर उसको सीवीसी में बना दिया गया है, तो ऐसा है ना कि वहां से भी उसको कुछ बेनिफिट, कुछ इमोल्यूमेंट्स तो मिल रहा है ना। अगर उसको उस वे में मिल रहा है तो ठीक है। अदरवाइज देन एज अ मेंबर, अगर उसको वैसे मिल रहा है कि वो इनकॉर्पोरेट कंपनी में ऑलरेडी मेंबर है, उस तरीके से उसको कोई बेनिफिट या कोई प्रॉफिट मिल रहा है, तब तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर अदरवाइज देन एज अ मेंबर, अगर उसके अलावा उसको कहीं और से मिल रहा है या कोई कहीं से कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई बेनिफिट हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट से, तो इसको डीम टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर माना जाएगा कि आपने और कहीं और से प्रॉफिट एक्वायर किया है या राइज किया है, जो कि सरकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट था उससे रिलेटेड, तो इसको डीम टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर माना जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। सेक्शन 7 तो बहुत ही सिंपल है, पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्टाफ। तो कुछ नहीं है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कमीशन से कंसल्ट करके रूल्स बना सकती है जो कि मेंबर्स ऑफ स्टाफ जो काम करते हैं कमीशन के अंडर। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल है, इतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसके बाद आ जाइए, मेन है हमारा चैप्टर 3। चैप्टर 3 है फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 8, क्योंकि सेक्शन 8 से क्या एमसीक्यूज बनते हैं और इसमें डायरेक्ट ना फंक्शंस दे दिए होते हैं। आपको 3 कोई सही फंक्शन दे देंगे, एक गलत दे देंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का फंक्शन नहीं है। या फिर वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि 3 गलत दे के एक सही दे दिया और पूछा कि कौन सा इनमें से फंक्शन है। तो फंक्शंस आपको याद होने चाहिए अच्छे से। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 8 बात करता है फंक्शन एंड पावर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। तो क्लॉज ए बात करता है कि क्या होता है, देखो फंक्शन पावर क्या, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अपन ने ऊपर मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है, इसके ऊपर सुपरिंटेंडेंस है सीवीसी का। सीवीसी सुपरिंटेंडेंस एक्सरसाइज करती है डीएसपीई के ऊपर इन रिलेशन टू, बट इसमें भी पर्टिकुलर है किस रिलेशन में, सिर्फ उस रिलेशन में जब कोई अगर अपराध हुआ है, वो भी प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988 के अंदर, तो उससे रिलेटेड जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत ये इन्वेस्टिगेशन करती है। किसके लिए इन्वेस्टिगेशन करती है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए डीएसपीई इन्वेस्टिगेशन करती है इन रिलेटेड टू ऑफेंस कमिटेड अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस जो कि पब्लिक सर्वेंट ने किया है, जो कि स्पेसिफाइड है सबसेक्शन 2 में अंडर सीआरपीसी, जो कि चार्ज है, जो कि इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है सेम ट्रायल में। ठीक है, अपन ये देखेंगे जो ये और करके ऑफेंस वाला दिया हुआ है ना, पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी है, सबसेक्शन 2 में दी हुई है कि इनको डिफाइन किया गया है उसमें, तो ये अपन देखेंगे। ऑलराइट, नीचे अब बी क्लॉज क्या बोलता है? बी क्लॉज बोलता है कि जो सीवीसी है वो डायरेक्शन दे सकती है डीएसपीई को, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्शन दे सकती है, ठीक है, रिलेटेड टू डिस्चार्जिंग देयर फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि डिफाइन है डीएसपीई एक्ट के सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 में डिफाइन है ये। ऑलराइट, वो डायरेक्शन दे सकती है। इसमें एक प्रोविजो भी है। प्रोविजो बोलता है वही है कि मेनली पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर डीएसपीई एक्ट। ऑलराइट, इसमें एक प्रोविजो भी है जो कि इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि जो एक सुपरिंटेंडेंस तो ओवर करती है सीवीसी डीएसपीई के ऊपर, बट ये कोई पर्टिकुलर मैनर में नहीं बोल सकती कि आप पर्टिकुलर मैनर में इन्वेस्टिगेट करो या डिस्पोज करो इस केस को। ऑलराइट, उनका जो मैनर है वो उसी हिसाब से चलेंगे, कोई पर्टिकुलर मैनर नहीं बता सकती सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये बोलता है प्रोविजो। इसके बाद आप क्लॉज सी पर आ जाइए। क्लॉज सी में बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रेफर कर सकती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, कोई केस अगर उनको आता है, ऐसा कुछ उनको समझ में आता है कि कोई पब्लिक सर्वेंट जो कि एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो कोई ऑफेंस कर रहा है या कोई करप्शन कहीं हो रहा है, तो वो रेफर कर सकते हैं वो केस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, और फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो इंक्वायर कर सकती है, इंक्वायरी कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है उस केस में। राइट, या फिर जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं ओन्ड और कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सोसाइटीज, अपन ने पढ़ा हुआ है पहले भी क्या क्या चीजें होती हैं, तो उनमें कोई भी अगर ऐसा कुछ लगेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट रेफर करती है सीबीसी को, तो सीबीसी उसमें इंक्वायर करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये भी उनका एक फंक्शन है।
एंड उसमें एक और चीज बताई थी अपन ने, वही वाली बात है इसमें कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो है सब सेक्शन 2 में जो दिया हुआ है, अगर वो कोई ऑफेंस करता है जिसको चार्ज किया गया है सेम ट्रायल पर, तो ये भी उसमें दिया हुआ है। इसके बाद क्लॉज डी बात करता है कि अगर कोई कंप्लेंट की गई है अगेंस्ट कोई भी ऑफिशियल जो बिलोंग करता है इस कैटेगरी का, जो कि डिफाइन है सबसेक्शन 2 में, अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट की गई है किसी ने, तो भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इंक्वायर कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये भी इनके पास पावर है, ये भी इनका एक फंक्शन है। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं ई पर। ई बात करता है रिव्यू, रिव्यू की, कि जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो अब ये सुपरिंटेंडेंस कर रहे हैं सीवीसी, तो वो उनसे वो रिव्यू कर सकते हैं कि कहाँ तक पहुंची प्रोग्रेस, कहाँ तक क्या चल रहा है केस में, तो ये सब वो उनसे पूछ सकते हैं, वो रिव्यू कर सकते हैं उस प्रोग्रेस को। ठीक है, इसके बाद आता है क्लॉज एफ। वेट, क्लॉज एफ भी बात करता है रिव्यू के बारे में। आप अगर अपन जब प्रिवेंशन करप्शन एक्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है कि अगर आपको कोर्ट में केस चलाना है किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, तो आपको ना सैंक्शन लेनी होती है, आपको परमिशन लेनी होती है उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट की जिस गवर्नमेंट में वो पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा है। तो उसका जो एप्लीकेशन देते हैं तो उसकी भी वो प्रोग्रेस कर सकता है, मतलब रिव्यू कर सकता है यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की कहाँ तक प्रोग्रेस पहुंची उस एप्लीकेशन की जो पेंडिंग है ऑलरेडी। राइट, उसके बाद क्लॉज जी बात करता है कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो सीवीसी है ये एडवाइस देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस को जो कि एस्टेब्लिश्ड और अंडर कंट्रोल्ड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट कंपनी, सोसाइटीज, लोकल अथॉरिटीज, इनको ये एडवाइस देते हैं, ये भी इनका एक फंक्शन है। के बाद नेक्स्ट चलते हैं एच पर। क्लॉज एच बात करता है कि ये जो सीवीसी है ये एक्सरसाइज करता है सुपरिटेंडेंस ओवर विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन। जितनी भी मिनिस्ट्रीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनके ऊपर भी ये सुपरिटेंडेंस, उसकी उनके ऊपर भी इसकी अथॉरिटी है। अब जाइए सबसेक्शन 2 पर। सबसेक्शन 2 इतनी देर से हम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं सबसेक्शन 1 में कि जो पर्सन्स हैं वो कौन है जो क्लॉज डी सबसेक्शन 1 में दिए हुए हैं, जिनके बारे में अपन ने इतना पढ़ा कि वो चार्ज अगर होते हैं उसी ट्रायल में तो उनसे रिलेटेड ऑफेंस भी सीवीसी देख सकता है। तो वो ये मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस जो सर्व कर रहे हैं इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, या फिर एंड ग्रुप ए मेंबर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अगर ऐसे कोई ऑफेंस इनके खिलाफ अगर किसी ने कंप्लेंट की अपन ने ऊपर पड़ा तो सीवीसी इंक्वायर कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। उसके बाद बी क्लॉज में बात करता है ऐसे लेवल ऑफ ऑफिसर्स जो कॉरपोरेशंस में हैं, जो कि एस्टेब्लिश की गई है तो सेंट्रल के द्वारा, या गवर्नमेंट कंपनी, सोसाइटी जो कि ओन्ड और कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उनमें जो इस टाइप के ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ भी अगर कंप्लेंट की गई तो सीवीसी देख सकती है। इसके बाद प्रोविजो है कि वो जो लेवल ऑफ ऑफिसर्स हैं जो बी क्लॉज में, जब तक वो गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं कर देती ऑफिशियल गेजेट में कि ये कौन होंगे, तब तक ये माना जाएगा कि जो सारे ऑफिसर्स हैं कॉर्पोरेशन, कंपनीज में, सोसाइटीज में, लोकल अथॉरिटीज में, इनको डीम टू बी पर्सन रिफर टू इन क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 माना जाएगा। जो क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 में जिनकी बात की गई है इनको वो ऑफिसर माना जाएगा, सारे ऑफिसर्स को, अंटिल सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई नहीं कर देती ऑफिशियल गेजेट में कि ये कौन से सच लेवल ऑफ ऑफिसर, मतलब कौन से ऑफिसर्स होंगे ये इस प्रोविजन में बोला गया है। इसके बाद क्लॉज सी आता है, ये अमेंडमेंट से आया हुआ है। तो इसमें ये बोला गया है कि लोकपाल भी रेफरेंस दे सकता है, लोकपाल भी रेफर कर सकता है सीबीसी को, बट ये लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के सेक्शन 20 के सबसेक्शन 1 में अगर ये रेफर करता है तो जो पर्सन जो हम बात कर रहे हैं क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 में कौन कौन से इंक्लूड होंगे, जो ऊपर अपन ने 2 कैटेगरी में पढ़े हैं उसमें ये भी इंक्लूड हो जाएंगे। अगर ये रेफर करते हैं तो कौन कौन से इंक्लूड हो जाएंगे देखते हैं सामने। मेंबर्स ऑफ ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी सर्विसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इंक्लूड हो जाएंगे बी, सी एंड डी वाले। एंड सच लेवल ऑफ ऑफिशियल्स और स्टाफ ऑफ द कॉर्पोरेशन, वही जो एस्टेब्लिश अंडर सेंट्रल एक्ट, गवर्नमेंट कंपनी, सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी जो कि ओन्ड और कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, एज दैट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, जब तक वो नोटिफाई नहीं कर देते। ऑलराइट, अगर नोटिफाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कौन से ऑफिशियल कौन से स्टाफ है, बट जब तक नहीं करते, प्रोविजन में बोला है जब तक नहीं करते तो सारे ऑफिशियल, सारे स्टाफ को माना जाएगा जो भी कॉर्पोरेशन, कंपनी, सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी के हैं कि ये डीम टू बी पर्सन है जो क्लॉज डी के सबसेक्शन 1 में दिए हुए हैं। एक बार आप चलिए तो क्लॉज डी सबसेक्शन 1 भी अपन देख लेते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है ये वाला सेक्शन। तो क्लॉज डी सबसेक्शन 1 एक बार पढ़ लेते हैं। ये रहा क्लॉज डी सबसेक्शन 1 का क्लॉज डी क्या बोलता है कि इन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कंप्लेंट की गई है तो सीबीसी इन्वेस्टिगेट कर सकता है।
और जो ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ये स्पेसिफाइड है सबसेक्शन 2 में, जो ऑलरेडी हम पढ़ के आ रहे हैं, और जो कि इस चीज़ के लिए कि उन्होंने कोई ऑफेंस किया है अंडर प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988 के अंदर। ठीक है, एंड ऐसा कोई ऑफेंस जिसके लिए पब्लिक सर्वेंट जो स्पेसिफाइड है सबसेक्शन 2 में, उस पर चार्ज लगाया गया है उसी ट्रायल में। तो ये डी में बोला गया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये जितने भी फंक्शंस एंड पावर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखना, क्योंकि ऑलरेडी 2017 में जब पहले सीबीआई का जो पेपर हुआ था उसमें इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्या फंक्शंस है, क्या पावर है। एक्सरसाइज कर सकता है सुपरिटेंडेंस ओवर डीएसपीई, तो उसमें कितना कर सकता है? सिर्फ उतना कर सकता है जितना पीसीए में अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो उतने के लिए इन्वेस्टिगेटर इंक्वायरी कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। ये मालूम होना चाहिए। यही इसी टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था 2017 में सीबीआई के ऊपर। तो ये अपना कंप्लीट हो गया है सेक्शन 8। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट अपना सेक्शन 8A है, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 8A बात करता है एक्शन ऑन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन रिलेशन टू पब्लिक सर्वेंट। तो सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का कंक्लूजन हो जाएगा, सपोज कोई इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही है और उसका कंक्लूजन निकल के आता है, ठीक है। अब कंक्लूजन भी क्या निकल के आएगा? रिलेटिंग टू करप्शन ही, कि पब्लिक सर्वेंट ने करप्शन किया है नहीं किया है, जो कि बिलोंग करते हैं ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ग्रुप सी एंड ग्रुप डी ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है कि उन्होंने करप्शन किया कि नहीं किया। तो जब कंक्लूजन निकल के आता है तो क्या होता है कि उसके बाद एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है। पब्लिक सर्वेंट को बोला जाता है कि आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं, तो उनकी सफाई पहले ले ली जाती है, उनसे सुन लिया जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद जो कमीशन ने फाइंडिंग्स की होंगी वो डिस्क्लोज करती है, ठीक है। और अगर उसमें निकल के आता है कि हाँ प्राइमा फेसी दिख रहा है साफ साफ कि कोई वायलेशन हुआ है कंडक्ट का, रूल्स का, रिलेटिंग टू करप्शन अंडर पीसीए एक्ट, अगर ऐसा कोई उन्होंने वायलेशन किया है, उल्लंघन किया है कानून का, अगर ये साफ साफ दिख रहा है, तो क्या होगा कि कमीशन जो है प्रोसीड करेगी विद वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस, नेमली जो नीचे दिए गए जो ABC एक्शंस हैं, ये इनमें से कोई भी वो ले सकते हैं। अब ये कौन से हैं? तो आइए देखते हैं। अब इसमें ए जो है, ए बताता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है। या तो कोई एजेंसी को बोल देंगे इन्वेस्टिगेशन करो, या दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, एज द केस में भी, दोनों में से कोई भी, या तो कोई अदर एजेंसी बोल सकते हैं, सीबीआई को बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, दिल्ली स्पेशल। अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा तो आपको मालूम होगा सीबीसी खुद की इंक्वायरी और खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, वो किसी ना किसी एजेंसी को देता है। ये उसकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है कि जो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करती हैं। क्लॉज बी में बोला है कि वो इनिशिएट कर सकता है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं? कि उनको उनके ऑफिस से निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया, या कोई और कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया, या कोई अदर एप्रोप्रिएट एक्शन ले लिया उनके अगेंस्ट, ठीक है, बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा। ये हो गया। अब सी वाला क्या बोला है? सी वाला बोला है यहाँ पर क्लोजर ऑफ द प्रोसीडिंग। कुछ नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला कि उन्होंने कुछ घोटाला किया है, कुछ करप्शन किया है अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, तो क्या होगा? वो क्लोजर ऑफ प्रोसीडिंग सबमिट कर देंगे अगेंस्ट, और जो कंप्लेनेंट है जिसने कंप्लेंट की है उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग ले आ सकते हैं कि आपने ये झूठी कंप्लेंट क्यों लगाई इनके खिलाफ, उनके उसमें हो जाएगा अंडर सेक्शन 46 ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, वो प्रोसीड कर सकते हैं। अब देखिए सबसेक्शन 2 क्या बोलता है। सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की गई है सबसेक्शन 1 में, वो कितने समय में कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इन्होंने बोला है कि ऑर्डिनरली वो कंप्लीट हो जानी चाहिए 90 दिन के अंदर, और अगर इन केस थोड़ा सा लेट हो जाता है या किसी कारणवश 90 दिन में कंप्लीट नहीं हो जाती है, तो रीजंस को रिकॉर्ड करके ये फर्दर 90 दिन के लिए एक्सटेंड की जा सकती है, ठीक है। इसमें एक्सटेंशन मिल जाएगा 90 दिन और, तो टोटल 180 डेज कह सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद चलिए चलते हैं सेक्शन 8B की ओर। 8B बात करता है एक्शन ऑन इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू पब्लिक सर्वेंट। तो इसमें सबसेक्शन 1 बोलता है कि कमीशन अगर सपोज डिसाइड करता है कि हमें तो इन्वेस्टिगेशन करना है, जो कि कंप्लेंट की गई है क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 1 बोलता है कि अगर कमीशन डिसाइड करता है कि जो कंप्लेंट की गई है तो उसमें वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिसाइड करता है। इन्वेस्टिगेट कहाँ पर? क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 8A, ऊपर जो बताया था ना कि कोई एजेंसी या DSPE इन्वेस्टिगेशन करा सकती है, CBC उनसे करा सकती है। तो इसमें अगर वो उस
मूव करते हैं, अगर उस तरीके से वो प्रोसीड करते हैं, तो जो एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट करेगी, इंक्लूडिंग डीएसपी भी इसमें इन्वॉल्व है। राइट, सो जब वो कंडक्ट करेगी तो ये भी इसमें टर्म पीरियड है कि कितने टाइम में उनको खत्म कर देना है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके इनको 6 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ऑर्डर, जब से ऑर्डर दिया उससे 6 महीने के अंदर इनको सबमिट करनी है इनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। जो भी ये फाइंड करेंगे वो कमीशन को सबमिट करना है, डीएसपी हो या सीबीआई हो, 6 महीने के अंदर करना है। और फिर इसमें एक एक्सटेंशन दिया हुआ है कि अगर वो 6 महीने में नहीं कर पाते हैं तो रीजंस रिकॉर्ड करके उनको फर्दर 6 महीने का टाइम और वो एक्सटेंड कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 देखते हैं क्या बोलता है। सबसेक्शन 2 बोलता है कि वही बोलता है कि जो 173 में कुछ भी दिया हो सीआरपीसी में, अगर कोई एजेंसी जो है इंक्लूडिंग डीएसपी भी कोई केसेस दिए हुए हैं कमीशन द्वारा, उनको सबमिट करेगी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद सबसेक्शन 3 देख लेते हैं। सबसेक्शन 3 बोलता है कि कमीशन जो है जो भी रिपोर्ट तैयार करेगी, सबसेक्शन 3 बोलता है कि जो अब जैसे जो रिपोर्ट, अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट की, तो जो कमीशन है वो कंसीडर करेगी हर रिपोर्ट को जो भी उसने रिसीव की है या तो सबसेक्शन 2 में या ऊपर, ठीक है, फ्रॉम किसी भी एजेंसी से, और डिसाइड करेगी कि अब क्या करना है। अब उनके इन्वेस्टिगेशन होकर रिपोर्ट आ चुकी है, अब वो डिसाइड करेंगे कि हमें प्रोसीड करना है फर्दर, हमें चार्जशीट फाइल करनी है और प्रोसिक्यूशन करना है केस, या फिर क्लोजर करना है। अब क्लोजर कब करते हैं? क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है? जब कोई एविडेंस नहीं मिला, जब जितनी भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की उसमें ये पता चला कि पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऐसा कोई ऑफेंस नहीं किया है अंडर पीसीए, तो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर देती कि हमें इसमें आगे नहीं करना है बिफोर दी स्पेशल कोर्ट अगेंस्ट दी पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, अगर मिलता है एविडेंस तो चार्जशीट फाइल होती है। अब बी क्लॉज में क्या बोला है 3 के, कि या तो वो इनिशिएट कर सकते हैं डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स और अनदर एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट दी पब्लिक सर्वेंट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूं डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग मतलब क्या होता है। ऑलराइट, तो आज यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा। अपन एमसीक्यूज भी देख रहे हैं कि कहाँ बन सकते हैं, कहाँ नहीं, मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको, तो आई होप कि वो आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लीगल बाबा को। थैंक यू सो मच।